हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हो सभी? हाँ, पढ़ाई लिखाई हो रही कि नहीं? कल क्लास 12th की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन और उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन। आज थोड़ी तबीयत ख़राब है तो आवाज़ में उतनी बुलंदी नहीं रहेगी। तो कल हम लोग कल से पहले लास्ट क्लास में पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन पढ़ा था। उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस और एंडोस्पर्म फॉर्मेशन पढ़ा था, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा था। तो आज इस चैप्टर का आखिरी वीडियो लेकर हम आपके सामने आ गए हैं और ये चैप्टर आज की डेट में ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो हम बात करेंगे कि आज किसके बारे में बात करेंगे? फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे। फ्रूट्स के बाद सीड के बारे में बात करेंगे। ठीक, और इसके बाद पॉलीएम्ब्रियोनी और एपोमिक्सिस के बारे में बात करेंगे। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दे रखे हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट पॉलीएम्ब्रियोनी और एपोमिक्सिस का दे रखा है। हालांकि वो लाइन उठ के ही आएगी आपके पेपर में, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा कि होता क्या कैसे है। ठीक, जो एनसीईआरटी में दिया है उतना ज़्यादा नहीं इसमें डीप जाना है। आपको पीएचडी नहीं करनी है 11वें 12वें का बस। ठीक, तो आज की ये वीडियो आपके इस चैप्टर की आखिरी वीडियो होगी। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या शुरू होता है। जो भी ऐसा सो रहा हो, नींद वींद लग रही हो, ऐसे करके नहीं बैठना क्लास में। ठीक, अगर नींद लग रही है जा करके जाइए और जा करके मुँह धो के आइए। ठीक है, मुँह धो करके आएंगे, उसके बाद फ़ोन को ऐसे दूर रखें, कॉपी पेन निकाल लें और उसके साथ साथ जो बातें इसमें लिख रखी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको साथ में हो सके तो नोट करते चलिएगा जैसे जैसे मैं डिस्क्राइब करूँ। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो भैया बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में सीड के बारे में। ठीक है, कल तक हमने एम्ब्रियो के बारे में देख लिया था, तो आज बताएंगे आपको सीड क्या है। देखो, सबसे बड़ी बात लिख रही है कि सीड आर फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या है? सीड है। मतलब सीड के ही लिए ये सब पूरा जितना भी बवाल हो रहा था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस, इसके पहले आपकी जितनी भी और इसके बाद जितनी भी डबल फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो सैक बनना और ये सब जितनी भी नौटंकी हो रही थी, ये सीड बनाने के लिए हो रही थी। और सीड जब एक बार बन गया तो ये सीड ही वो यूनिट है जिससे हम उस प्लांट को और ग्रो करा सकते हैं। मतलब हर ऑर्गेनिज्म जो इस धरती पे है उसका काम है अपनी संख्या को बढ़ाना। तो प्लांट्स ने अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए, एंजियोस्पर्म्स ने अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए सीड्स प्रोड्यूस किए। अब जो सीड्स हैं वो ही जब कहीं सो किए जाएंगे यानी कहीं बोए जाएंगे तो वो नए ऑर्गेनिज्म को यानी नए पेड़ को जन्म देंगे। ठीक, तो भैया सीड जो है यही फाइनल प्रोडक्ट है। इसी के लिए हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में करवाया था। किसमें? फ्लावरिंग प्लांट्स में। ठीक, अब बात करते हैं सीड में होता क्या क्या है। सीड में भैया सीड कोट होता है, कॉटिलिडन्स होते हैं और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। अच्छा, कॉटिलिडन कितने होंगे? डिपेंड करता है। मोनोकॉट है तो एक कॉटिलिडन, और दूसरा कॉटिलिडन जो डिजेनरेट होने वाला था, कमेंट में बताओगे? कमेंट बताओगे? चलो बताना, एपिब्लास्ट बोलते हैं। चलो ठीक है, बताना, कमेंट में बताना। ठीक है, और एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। कल बात की थी हमने, जो एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है वही एम्ब्रियो डेवलप होकर के सीड बना देता है। तो वही सेम टू सेम लगभग सीड का स्ट्रक्चर होता है। अब बात करेंगे, सीड दो तरह के होते हैं, या तो एक्स एल्ब्यूमिनस हो सकते हैं या एल्ब्यूमिनस हो सकते हैं। एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड की बात किए थे, तो जो एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है वही सेम डेफिनेशन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस की है। एंडोस्पर्मिक का मतलब होता है एल्ब्यूमिनस सीड, जिसमें पूरे डेवलपमेंट हो जाने के बाद भी सीड में एंडोस्पर्म बचा रह जाए, उसको एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। और जिसमें एम्ब्रियो के पूरे डेवलप हो जाने के बाद भी सीड में एंडोस्पर्म ना बचे तो उसको क्या कहते हैं? एक्स एल्ब्यूमिनस कहते हैं, या नॉन एल्ब्यूमिनस कहते हैं, या नॉन एंडोस्पर्मिक कहते हैं। सबके एग्जाम्पल बताए थे आपको। क्या एग्जाम्पल बताए थे? एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मिक के एग्जाम्पल क्या बताए थे? एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मिक के एग्जाम्पल आपको बताए थे वीट, मेज, राइस, कैस्टर और कोकोनट। कौन कौन से बताए थे? वीट, मेज, राइस, कैस्टर, कोकोनट। और नॉन एंडोस्पर्मिक के एग्जाम्पल आपको क्या बताए थे? पी, बीन, ग्राम, ग्राउंडनट, ऑर्किड। क्या बताए थे? पी, बीन, ग्राम, ग्राउंडनट, ऑर्किड। ठीक, ये 5 इसके एग्जाम्पल बताए थे और 5 इसके एग्जाम्पल बताए थे।
अब इसके बाद एनसीईआरटी एक लाइन लिख रही है कि अगर न्यूसेलस की बात की थी, एम्ब्रियो सैक को जो कवर करती हैं जो सेल्स, उनको न्यूसेलस कहते हैं। न्यूसेलस की सेल्स अगर परसिस्टेंट रह जाएं, सीड बन जाने के बाद भी, यानी फर्टिलाइजेशन हो गया, बाकी सारी प्रोसेस हो गई, एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो गया, सीड बन गया, और सीड में अगर न्यूसेलस की सेल्स परसिस्ट कर जाएं तो उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म बोलते हैं। रेसिडुअल न्यूसेलर सेल्स आर नोन एज पेरिस्पर्म। ठीक है, रेसिडुअल न्यूसेलस, ये लाइन एनसीईआरटी की। ठीक है, और इसके एग्जांपल कौन है? ब्लैक पेपर और बीट। ब्लैक पेपर और बीट, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, बीट माने चुकंदर। ठीक, अब बात करेंगे डोरमेंसी की। डोरमेंसी मतलब सीड बना, सीड बनने के बाद अपना मोस्ट ऑफ द जितना, जैसे देखो जो भी प्लांट होता है उसमें 60-70% वाटर है, अच्छा डिपेंड करता है। ठीक, तो 60-70% जो वाटर है वैसे ही सीड बना, उससे प्लांट से ही सीड बना, तो सीड में भी अभी उतना ही है। अब क्या होगा कि सीड जो है जब डोरमेंट कंडीशन में जाएगा, अब उसको अपनी सुसुप्तावस्था में जाएगा, अब उसको अपनी सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को बंद कर देना है। तो वो क्या करेगा? अपना सबसे पहले तो पानी जितना है उस पानी को बाहर छोड़ देगा, और क्या केवल 10 से 15% पानी अपने पास रखेगा। ठीक है, 10 से 15% वाटर बचता है, और स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी होती है, डोरमेंसी कहते हैं। मतलब इस स्टेट में सीड कोई काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे ओवरी जो है वो राइपेंड ओवरी को ही हम फ्रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। ठीक, और ओवरी की जो वॉल होती है उसको फ्रूट वॉल कहते हैं। फ्रूट वॉल को प्यार से हम पेरिकार्प भी कहते हैं। देखो भैया नाम एक जैसे हैं, पेरिस्पर्म, पेरिकार्प, है ना? तो भैया ध्यान से सुनना, पेरिकार्प क्या है? कार्पेलरी की कवरिंग को पेरिकार्प कहेंगे, यानी फ्रूट की कवरिंग को पेरिकार्प कहेंगे, और पेरिस्पर्म रेसिडुअल न्यूसेलस को कहते हैं। ठीक, अब फ्रूट की बात कर ली, अब बात करेंगे फॉल्स फ्रूट। फ्रूट किससे डेवलप हुआ? अभी बताया, ओवरी से क्या डेवलप होता है? फ्रूट। राइपेंड ओवरी को फ्रूट कहते हैं। अगर फ्रूट ग्रोइंग नॉट फ्रॉम ओवरी, ओवरी से नहीं ग्रो करके कहीं और से ग्रो कर जा रहा है, जैसे मान लो थैलेमस से ग्रो कर जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम? फॉल्स फ्रूट कहेंगे। एग्जांपल क्या है? एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, तीनों में भैया थैलेमस से ही ग्रो करता है फ्रूट। इसके बाद बात करेंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स की। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं भैया? अच्छा आपके कोर्स में नहीं बची। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स वो होते हैं जिनमें सीड प्रेजेंट ही ना हो, मतलब बिना ऐसे फ्रूट जिनमें सीड्स प्रेजेंट ही ना हो। अब जिन फ्रूट्स में सीड्स प्रेजेंट नहीं होंगे वो उन फ्रूट्स के एग्जांपल क्या है? बनाना और ग्रेप्स। ठीक है, ये देखो, फ्रूट डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बिना फ्रूट डेवलपमेंट। ठीक है, फ्रूट डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो इसलिए इनमें सीड नहीं प्रेजेंट होता। अच्छा हाँ, एक और बात एनसीईआरटी लिखती है कि कुछ एक फाइटो हार्मोन्स हैं। फाइटो हार्मोन्स जो होते हैं ना, आपने 11th क्लास पढ़ा होगा, कुछ एक फाइटो हार्मोन्स हैं जो कि पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करते हैं, और पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करके पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स बनाते हैं। तो भैया वो कौन से हैं? कौन सा फाइटो हार्मोन है भैया? वो ऑक्सिन है। ऑक्सिन बढ़ जाता है तो वो इंड्यूस करके मतलब इंड्यूस करके पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनाता है। बनाना और ग्रेप्स जो हैं वो फ्रूट्स हैं पार्थेनोकार्पिक। ऑक्सिन इंक्रीज करता है। देखो सारी बातें हम बहुत छोटे में लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। ठीक, अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई, बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर क्या है? सीड है। सीड भैया, सीड कैसे बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर है? गेहूं का दाना लेके आते हैं, गेहूं का बीज लेकर के आते हैं, और उसको हम बोते हैं खेत में, तभी तो अगले साल गेहूं मिल पाता है। नहीं होगा सीड तो भैया कहाँ से गेहूं मिलेगा? ठीक है, अगली बात करेंगे वायबिलिटी क्या होती है। वायबिलिटी, सीड जितने टाइम तक जीवित रह रहा है, कहाँ? प्लांट से बाहर निकलने के बाद, उसको कहते हैं वायबिलिटी। अच्छा, वायबिलिटी वेरी करती है, मतलब वायबिलिटी कुछ मंथ्स भी हो सकती, कुछ ईयर्स भी हो सकती, कुछ घंटे भी हो सकती, फ्यू वीक्स भी हो सकती। ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन स्पीसीज। अब देखो एक बात, अब ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में 2-3 बार इससे क्वेश्चन उठ के आए हैं। ठीक है, क्या? ल्यूपिनस आर्कटिकस जो है भैया, ये जो हमको मिला था, ये मिला था कहाँ से मिला था? ये मिला था आर्कटिक टुंड्रा से, और ये इसका एक्सकेवेशन जब किया गया तो हमें पता चला कि ये 10,000 साल पुराना सीड है और डोरमेंट कंडीशन में
पड़ा हुआ था। कहाँ पे? आर्कटिक टुंड्रा में, ल्यूपिनस आर्कटिकस अल्पाइन टुंड्रा में पड़ा था। अल्पाइन कहो या आर्कटिक टुंड्रा कहो, ठीक। और ये 10,000 साल पुराना डोरमेंसी में को पजेस्ट किया हुआ सीड था, ठीक। अब देखो 2000 साल पुराना एक और बता रहा है, किंग हेरोड्स के पैलेस से मिला था। मतलब किंग हेरोड कोई थे, उनके महल से मिला था। कहाँ? नियर डेड सी। कहाँ से? नियर डेड सी। कहाँ से? किंग हेरोड्स के पैलेस से नियर डेड सी, ठीक। फोएनिक्स डेक्टाइलिफेरा या डेट पाम बोलते हैं। 2000 साल पुराना इसका सीड मिला था। ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे नीट में उठ के एक सवाल पक्का आता है आपके जो अब एग्जाम होने वाले इंटरनल, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से उठ के आएगा। अब बात करेंगे भैया, ऑर्किड जो है, ऑर्किड ये मोर देन 1 सीड पजेज करता है। एक फ्रूट में एक से ज़्यादा सीड पजेज करता है। कौन? ऑर्किड, ठीक। और आपको बताएं एक बात, ऑर्किड के अलावा 2 और ऐसे पैरासिटिक प्लांट्स हैं जो मैनी सीड्स पजेज करते हैं पर फ्रूट, ठीक है। अब वो प्लांट कौन से हैं? अब यहाँ सब बातें लिखी नहीं, भूल गए। ओरोब्रांची और स्ट्राइगा। कौन है? ओरोब्रांची और स्ट्राइगा। यहीं पे ऐसा शॉर्ट बना करके, पॉइंट बना करके लिख लेना नोट्स में। क्या? ओरोब्रांची और स्ट्राइगा जो है वो एक से ज़्यादा सीड पजेज करते हैं एक फ्रूट में, और वो जो है वो किस में पाए जाते हैं? वो कौन से हैं? पैरासिटिक प्लांट्स हैं, ठीक है। और ऑर्किड भी ऐसा ही है। वाटरमेलन, पपाया का नाम आपने सुना ही होगा, एक से ज़्यादा सीड पजेज करते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे एपोमिक्सिस की, ठीक। एपोमिक्सिस देखो, एस्टेरेसी फैमिली और ग्रेमिनी फैमिली। ग्रेमिनी मतलब ग्रासेज आती हैं, एस्टेरेसी में भी जो मेंबर हैं। अब एग्जाम्पल एनसीईआरटी नहीं दे रही तो तुमको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम भले दें, बता दें, ज़रूरत है? काहे पीएचडी करना चाहते हो चचा, ठीक है। एस्टेरेसी जो है और ग्रेमिनी फैमिली जो है, उसकी कुछ स्पीसीजेज हैं जो कि सीड प्रोड्यूस करती हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस कहते हैं। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लिखती है, सुनना और लिखना। टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज एपोमिक्सिस, ठीक। अब एपोमिक्सिस होती क्या है? एपोमिक्सिस देख लो भैया, क्या तो डिप्लॉइड एग सेल जो है वो अपने आप ही बिना मियोसिस किए सीधे क्या बना लेगा? एम्ब्रियो। माइटोसिस करके एग से पहले तो एग सेल कौन बनती है? एग सेल फीमेल गेमीट होता है कि नहीं होता है, ठीक है। एग सेल जो फीमेल गेमीट है वो क्या होगा कि मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करेगी ही नहीं, सीधे मेगास्पोर मदर सेल से माइटोटिक डिवीजन करके एम्ब्रियो बन जाएगा। एक तरह की ये होती है, ठीक है। अब ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये बात एनसीईआरटी लिख रही थी तो हमने आपको बता दी, ठीक। इसके बाद कुछ न्यूसेलर सेल्स होती हैं जो डिवाइड करने लगती हैं और उसके बाद एम्ब्रियो सैक के अंदर घुस जाती हैं। जैसे मान लो ये तुम्हारा एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के ऊपर न्यूसेलस की कवरिंग होती है, न्यूसेलस की सेल्स होती हैं। अब ये क्या की, ये डिवाइड करके इसमें प्रोट्रूड करने लगी हैं, ऐसे प्रोट्रूड करने लगी, ठीक। प्रोट्रूड मतलब इसके अंदर घुसने लगी, मतलब खांच बनाने लगी अपनी। तो क्या होता है, इसके कारण एक से ज़्यादा, अब ये न्यूसेलर सेल जो है ये खुद भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देंगी, मतलब ये खुद में भी एम्ब्रियो बन जाएंगी। तो इस तरह की केस को हम क्या कहते हैं? पॉली एम्ब्रियोनिक कहते हैं। ये किन में होता है? मैंगो में होता है और सिट्रस फ्रूट में होता है। एग्जाम्पल याद रखना, इंपॉर्टेंट है तभी बता रहे हैं, ठीक। तो भैया आज की क्लास में इतना ही, और ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। तबीयत हमारी बहुत ज़्यादा सही नहीं है, बस हम वीडियो बना दे रहे हैं। चलिए ठीक है भैया, फिर अगली क्लास में आपसे मिलते हैं। ये चैप्टर देख लीजिएगा आप, कहीं कोई डाउट हो सारे नोट्स कंप्लीट रखिएगा अपने और रिवाइज करते रहिएगा। अब ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद आप एक बार इस पूरे चैप्टर को लगभग क्या 20 ही पेज का चैप्टर है, गिना हुआ है 20 पेज का चैप्टर है। 20 पेज आप पढ़ेंगे, जब रीड आउट करेंगे तो लगभग, अभी छोटे हैं तो एक दिन पूरा लग सकता है। तो उस पूरे दिन में आप समझ के इन चीज़ों को पढ़ेंगे। और हाँ, एक डायग्राम ज़रूर देख लेना, क्योंकि डायग्राम हमने बहुत ज़्यादा नहीं बताए हैं। अगले चैप्टर से मैं ट्राई करूँगा कि एक सेपरेट वीडियो सारे डायग्राम्स की बना दूँगा, ठीक है। एक्चुअली उसमें फिर एडिट वगैरह करना पड़ जाएगा, इसलिए नहीं बनाया हूँ। तो भैया देख लो इसको, ये जितने भी आज तक ये लेक्चर ख़त्म हुए तो इन सबको आप अपने पास
रखो और इन सब के नोट्स अपने पास रखो और इसको पढ़ते रहो, और जब भी रिवाइज़ करने का टाइम आए तो यही नोट से रिवाइज़ कर लेना, फिर बार बार किताब पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली सारी इंपॉर्टेंट बातें किताब की जो थी वो हमने यहाँ पर कवर कर दी हैं, ठीक है। तो अब इस वीडियो में अगर आपको कोई भी वैल्यू मिल रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे तीसरे चैप्टर के साथ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक होने वाला है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोगों की भी इच्छा रहती है कि टीनेज में है तो जाने की क्या होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो नेक्स्ट क्लास में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। राधे राधे, जय श्री राम।